खबरदार। जो दोबारा हाथ उठाया, हॉल में गूंजती उस मर्दाना और रौबदार आवाज ने जैसे वहां मौजूद हर शख्स को पत्थर कर दिया था। मेरी सास का हाथ हवा में ही लटक गया, जो अभी मेरी गाल पर दूसरा थप्पड़ जड़ने के लिए उठा था। मेरी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैं जमीन पर गिरी सब्जी और टूटी प्लेटों के बीच बैठी कांप रही थी। सबकी नजर दरवाजे पर खड़े उस आदमी पर थी, जिसकी आंखों में उस वक्त शोले भड़क रहे थे। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। सास ने हकलाते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। ये घर का मामला नहीं, ये तो खुलेआम जुल्म है और मैं अपनी होने वाली ससुराल में ये सब तमाशा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको लगता है कि इस गिरी हुई हरकत के बाद मैं खामोश रहूंगा? उस शख्स ने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। उसकी इस हमदर्दी थी और अपनापन था जिसे मैं समझ नहीं पाई। आज के बाद इस लड़की की तरफ किसी ने गंदी नजर से भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हॉल में छाई मौत जैसी खामोशी बता रही थी कि आने वाला वक्त बहुत कुछ बदलने वाला था। मेरा नाम मानसी है। कहते हैं गरीबी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, लेकिन मेरे पापा ने कभी हमें इस एहसास के साए में जीने नहीं दिया। हम 4 बहनें थीं और कोई भाई नहीं था। पापा एक मामूली मजदूर थे, सारा दिन धूप में जलते तपते और शाम को जब घर लौटते तो उनके हाथों में फल मिठाई या फिर कोई छोटा सा लिफाफा जरूर होता। लोग ताने देते थे कि 4 बेटियां हैं, कैसे शादी करोगे? मगर पापा हमेशा मुस्कुराकर कहते, मेरी बेटियां बोझ नहीं हैं, भगवान खुद ही रास्ता बनाएगा। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए घर के हालात का बोझ मेरे कंधों पर महसूस होता था। हमारे घर की छत कच्ची थी, लेकिन दीवारें मोहब्बत से पक्की थीं। जब मैं 20 साल की हुई तो मोहल्ले की औरतों ने बातों के तीर बरसाने शुरू कर दिए। अरे गंगा बहन, बेटियां जवान हो गई हैं, कब तक घर पर बिठा कर रखोगी? जमाना बहुत खराब है। ये बातें मेरी माँ का कलेजा छलनी कर देती थीं। फिर एक दिन पापा काम से घर आए तो उनका चेहरा खिला हुआ था। उन्होंने आते ही माँ को खुशखबरी सुनाई। मानसी की माँ, भगवान ने हमारी सुन ली है। आज ठेकेदार साहब के मुंशी ने अपने बेटे विवेक के लिए मानसी का रिश्ता मांगा है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और छोटा मोटा अपना काम भी करता है। माँ ने भगवान को शुक्रिया अदा किया। जब वे लोग मुझे देखने आए तो मेरी सास, जो उस वक्त बहुत मीठी बनी हुई थी, उन्होंने मुझे सिर से लेकर पैर तक टटोल कर देखा। अरे आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, बस हमें दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी बेटी बहुत ही गुणवान और सुशील होनी चाहिए। मेरी होने वाली सास की इन चिकनी चुपड़ी बातों ने मेरे साधारण माँ बाप का दिल जीत लिया था। विवेक खुद भी साथ में आया था। वो खामोश रहने वाला और सुलझा हुआ सा लग रहा था। शादी की तारीख तय कर दी गई। पापा ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी ताकि उनकी लाडली बेटी को किसी भी चीज की कमी ना हो। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन घर में बहुत चहल पहल थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। जब पापा मेरे पास आए तो उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मेरी गुड़िया, आज तुम पराई हो जाओगी। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हारे लिए सब किया है, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा, पापा, आपने तो मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। मैं उनके गले लगकर रो पड़ी। विदाई के वक्त पापा ने मुझसे एक बात कही जो मेरे दिल पर छप गई। बेटा, ससुराल में जुबान मीठी रखना और आंखें नीची। गरीब बेटियों का असली दहेज उनकी परवरिश होती है। बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मुझे क्या पता था कि ये परवरिश और इज्जत की बात ही आगे चलकर मेरा इम्तिहान बनने वाली थी। मेरी डोली उठी और मैं अपने प्यारे घर को छोड़कर विवेक के घर आ गई। मेरा ससुराल हालांकि एक मिडिल क्लास घर था, लेकिन यहाँ की हवा हमारे घर से बहुत अलग थी। विवेक की माँ और बहन पम्मी, जिसे मैं प्यार से दीदी ही कहती थी, उनके तेवर शादी के अगले दिन से ही कुछ बदले बदले लग रहे थे। अगली सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बनाने गई तो सास वहीं खड़ी थी। बहू, हमारे यहाँ देर तक सोने का रिवाज नहीं है। और सुनो, विवेक को पराठे करारे पसंद हैं, तो ध्यान से बनाना। ये ना हो कि पहले दिन ही कोई गलती हो जाए। उनके अंदाज में जो कड़वाहट थी वो कल वाली मिठास से बिल्कुल अलग थी। विवेक बहुत अच्छे पति थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में सोने की अंगूठी दी तो वो बोले, मानसी, मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए नया है। मेरी मम्मी का मिजाज भी थोड़ा सख्त है, लेकिन तुम दिल पर मत लेना।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विवेक की मोहब्बत ने मुझे हर डर से बेखौफ कर दिया था। मुझे लगा पापा ठीक कहते थे, मेरी किस्मत अच्छी है। मैं बहुत खुश थी कि मुझे विवेक जैसा जीवन साथी मिला, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि खुशी का ये सूरज बस कुछ ही देर का मेहमान है। कुछ दिन मैं अपने ससुराल में रही, फिर थोड़े दिन के लिए अपने मायके भी आ गई। एक रात जब मैं पापा के पास बैठकर बातें कर रही थी, तो उन्होंने बातों बातों में एक अजीब सा जिक्र छेड़ा। वो बहुत उदास थे और एक पुरानी तस्वीर देख रहे थे। मानसी बेटा, काश आज मेरा ये दोस्त जिंदा होता या हम लोगों से बिछड़ा ना होता तो हमारे हालात ऐसे नहीं होते। कई बार दौलत का नशा इंसान को अपनों से दूर कर देता है। मैंने पूछा, कौन सा दोस्त पापा? उन्होंने फिर बात टाल दी। छोड़ो बेटा, ये तो पुरानी बातें हैं। बस इतना समझ लो कि कुछ रिश्ते खो जाएं तो फिर कभी भी नहीं मिलते हैं। शायद वो किसी और ही दुनिया का रहने वाला बन चुका है। उस वक्त मुझे उनकी बात की गहराई समझ में नहीं आई थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा झटका सा लगा कि पापा आखिर किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में हम नहीं जानते? क्या सच में पापा का ऐसा कोई अमीर दोस्त था जिससे हम लोग अनजान थे? खैर, शादी की शुरुआती दिन अच्छे से गुजर रहे थे। मेरी ननद पम्मी यूनिवर्सिटी जाती थी और खुद को आसमान की परी समझती थी। वो मुझे हमेशा बड़ी ही गिरी हुई नजरों से देखती थी। भाभी, ये मेरे कपड़े प्रेस कर दो और ध्यान रखना कि एक भी सिलवट ना पड़ जाए। वो मुझ पर हुक्म चलाती और मैं मुस्कुराकर मान लेती, क्योंकि पापा ने कहा था कि ससुराल वालों का दिल जीतना है। अभी मेरी खुशियों को पंख लगे ही थे कि 1 साल का समय पलक झपकते गुजर गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर किस्मत मेरे सिर पर खड़ी मुस्कुरा रही थी, एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ। वो मनहूस दिन भी कैलेंडर पर मौजूद था जिसने मेरी मांग उजाड़ दी। शादी को अभी 11 महीने ही गुजरे थे और हमारी पहली एनिवर्सरी आने में कुछ हफ्ते ही बाकी थे। उस सुबह विवेक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और मैं उनका नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मानसी, आज जल्दी तैयार रहना, शाम को हम बाहर खाना खाने चलेंगे। तुमने कहा था ना कि तुम्हें वो नया रेस्टोरेंट पसंद है, विवेक ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। विवेक, आप रहने दीजिए, घर के खर्चे पहले ही बहुत हैं और अभी तो हमें अपनी एफडी भी भरवानी है। विवेक ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और बोले, अरे पगली, पैसा तो हाथ की मैल होता है। मेरी असली दौलत तो तुम और तुम्हारी खुशियां हैं। बस तुम तैयार रहना। वो मुस्कुराते हुए घर से निकल गए और मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें तब तक देखती रही जब तक वो गली के मोड़ से ओझल नहीं हो गए। मुझे क्या पता था कि मैं उन्हें आखिरी बार जिंदा देख रही हूँ। मैं सारा दिन घर के काम में व्यस्त रही और शाम का इंतजार करने लगी। शाम के 6 बजे का वक्त था। बाहर बादल घिराए थे और हल्की फुहार शुरू हो चुकी थी। अचानक घर के फोन की घंटी बजी। मैं किचन में थी, इसलिए मेरी ननद ने फोन उठाया। हेलो जी, कौन? अगले ही लम्हे उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे लटक गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी, गजब हो गया है, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मैं भागकर बाहर आई। सास भी दौड़ती हुई कमरे से निकली। क्या बक रही हो? मेरे बेटे को क्या हुआ? मम्मी, हॉस्पिटल से फोन था, वो लोग कह रहे थे कि हालत बहुत नाजुक है। पम्मी रोते हुए बोली। हम सब पागलों की तरह अस्पताल पहुंचे। वहां इमरजेंसी वार्ड के बाहर भीड़ थी। डॉक्टर बाहर निकले तो सास ने लपक कर उनकी बाजू पकड़ ली। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? बोलो, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने सिर झुका लिया और भारी आवाज में बोले, हमें अफसोस है, पेशेंट के सिर पर बहुत गहरी चोट आई थी, हम उन्हें बचा नहीं सके। इस एक जुमले ने मेरी दुनिया अंधेरे में डुबो दी। सास वहीं फर्श पर गिर गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। हाय, मेरा शेर जैसा बेटा चला गया। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मैं पत्थर बनी दीवार के सहारे खड़ी थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक का वादा याद आ रहा था कि वो शाम को जल्दी आएंगे। वो आए तो सही, लेकिन कफन ओढ़कर। लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मोहल्ले की औरतें जमा हो गईं। अब ये अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था कि सास का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा। मैं विवेक के चेहरे के पास बैठी रो रही थी कि सास ने मुझे बाजू से पकड़कर जोर से झकझोर दिया। दूर हट जा मनूस, मेरे बेटे को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा
और तूने मेरा घर उजाड़ दिया। ये सब तेरे ही मनहूस कदमों का असर है। सास ने सबके सामने मुझे धक्का दे दिया। औरतों ने सास को समझाने की कोशिश की, बहन होश में आओ, ये सब भगवान की मर्जी थी। ये बच्ची तो खुद विधवा हो गई है। लेकिन सास की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। कैसी मर्जी? जब से ये मेरे घर आई है, एक के बाद एक मुसीबतें लगी हैं, और आज मेरा बेटा भी चला गया। ये तो डायन है। फिर कुछ दिनों बाद मेरे मायके से मुझे लेने पापा आए। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया था और वो बहुत कमजोर भी लग रहे थे। विवेक को खोने से उन्हें भी तोड़ दिया था। बेटी, अब यहाँ क्या रह गया है? चलो हमारे साथ। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं अपना सामान समेटने लगी तो मेरी नजर अपनी 3 कुंवारी बहनों पर पड़ी, जो एक कोने में सहमी खड़ी थीं। पापा का काम भी अब बंद हो चुका था और वो बूढ़े हो चले थे। विवेक ही तो थे जो कभी कभार पापा की मदद कर दिया करते थे। अब अगर मैं भी विधवा होकर वापस जाती तो उनका बोझ कैसे उठ पाता? मेरी वजह से मेरी बहनों के रिश्ते भी रुक जाते। मैंने पल्लू से आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। मैं पापा के पास जाकर बोली, पापा, मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है। विवेक की यादें यहाँ हैं। मैं यहीं रहूंगी। माँ रोते हुए बोली, मानसी, तेरी सास का व्यवहार देख रही हूँ। वो तुझे जीने नहीं देगी। माँ, भगवान सब देख रहा है। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। आप बस मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें वापस भेज दिया। माँ और पापा रोते हुए चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैंने शेर की गुफा में अकेले रहने का फैसला कर लिया है। अगली ही सुबह सास मेरे कमरे में आईं। उस वक्त मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। सुनो महारानी, वो वक्त गया जब मेरा बेटा तुम्हारे नखरे उठाता था। अब इस घर में रहना है तो नौकरानी की तरह काम करना पड़ेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की जगह नहीं है यहाँ। उठो और तुरंत सफाई शुरू करो। मैंने खामोशी से सिर झुका लिया और किचन की तरफ चल दी। पम्मी कुर्सी पर टांग रखकर बैठी सेब खा रही थी। मुझे देखते ही बोली, भाभी, मेरे कमरे की भी सफाई कर देना। मुझे डस्ट से एलर्जी है, इसीलिए मैं खुद नहीं करूंगी। उसके अंदाज में वही जहर था जो सास की बातों में था। मैं समझ गई थी कि विवेक के जाते ही मेरे सिर से इज्जत की छत छिन गई है और मुझे इस घर में अपनी सांसों की कीमत बेइज्जती सहकर अदा करनी होगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो जुल्म के वो पहाड़ टूटने वाले थे जिनकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, मगर मेरे लिए हर गुजरा लम्हा किसी नरक से कम नहीं था। विवेक को गए अभी कुछ ही समय गुजरा था, लेकिन इस घर में मेरी हैसियत बहू से गिरकर मुफ्त की नौकरानी जैसी हो गई थी। मैं सुबह सवेरे उठती, झाड़ू पोछा करती, नाश्ता बनाती और फिर सास और ननद के उठने का इंतजार करती। एक सुबह मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि सास की आवाज गूंजी, अरे ओ नवाबजादी, नाश्ता कब मिलेगा? या आज भी भूखा मारने का इरादा है? मैं जल्दी से हाथ पोंछते हुए ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची। पम्मी पहले से कुर्सी पर विराजमान थी। मैंने कांपते हाथों से चाय का कप सास के आगे रखा। उन्होंने एक घूंट भरा और अगले ही पल गरम चाय की प्याली समेत फर्श पर दे मारी। ये क्या है? इतनी चीनी? क्या तू चाहती है कि मुझे शुगर हो जाए और मैं भी मर जाऊं ताकि इस घर पर तुम्हारा राज हो? वो चिल्लाई। मैं सहम कर पीछे हटी। माँ जी, मैं तो रोज की तरह ही चीनी डाली थी। मेरे आगे जुबान चलाती है? सास ने मुझे गुस्से से घूरा। मनहूस कहीं की, जब से इस घर में आई है तरक्की ही चली गई है। मेरा हंसता बसता घर वीरान कर दिया। तो अपना ये मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से क्यों नहीं चली जाती? क्यों हमारे सीने पर मूंग दल रही है? मैं खामोशी से उनकी जहरीली बातें सुनती रही और झुककर टूटी हुई प्याली के टुकड़े समेटने लगी। मेरी आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिर रहे थे। मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। अगर मैं जाती तो गरीब माँ बाप पर बोझ बनती और छोटी बहनों के रास्ते रुक जाते। इसीलिए मैंने खामोशी को अपना सहारा बना लिया। अभी मेरे पति को मरे हुए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि घर में एक नई खुशी की खबर आ गई। एक दिन पम्मी यूनिवर्सिटी से आई तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मम्मी, आपको पता है, मिसेस अंजलि मेहरा ने मेरा रिश्ता मांगा है। पम्मी ने जोर से बताया। सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फैमिली है। लड़का क्या करता है? लड़का अमेरिका से पढ़कर आया है मम्मी। बहुत अमीर लोग हैं।
उनका अपना बड़ा कारोबार है। पम्मी ने गर्व से गर्दन अकड़ाई। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी तो मेरे पति की राख भी ठंडी नहीं हुई थी। वो उनका इकलौता बेटा था और ये लोग अपनी बेटी की शादी की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यही दुनिया की रीत है। जिंदगी किसी की जान से नहीं रुकती। बेटी की खुशी तो माँ बाप को प्यारी होती ही है। शाम को मेहमानों के आने का वक्त तय हुआ। सास मेरे कमरे में आई और कड़क लहजे में बोली, खबरदार, जो तुम मेहमानों के सामने आई, अपना ये मनहूस साया मेरी बेटी की खुशियों पर मत डालना। तुम बस किचन में रहोगी और वहीं से चाय पानी भिजवाओगी, समझी? मैंने सिर झुकाकर कहा, जी ठीक है। शाम को मेहमान आए। लड़के की माँ और बहन आई थी। उन्होंने पम्मी को देखा और पसंद कर लिया। लड़का क्योंकि अमेरिका रिटर्न था और काफी मॉडर्न था, इसीलिए उन्होंने चटमंगनी पट ब्याह की इच्छा जाहिर की। जब मेहमान चले गए तो पम्मी की खुशी देखने वाली थी। वो मेरे पास किचन में आई जहां मैं रात का खाना बना रही थी। भाभी, देखा आपने, मेरा नसीब कितना अच्छा है। लड़का अमेरिका रिटर्न है। अब मैं उस घर की छोटी मोटी दिक्कतों से दूर एक अलग दुनिया में ही रहूंगी। मैंने धीमे अंदाज में कहा, बधाई हो, भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। उसने बड़ी नफरत से मुझे देखा। वैसे भाभी, आपको तो जलन हो रही होगी ना? मैं कहाँ जा रही हूँ और आप यहीं सड़ रही हैं। लेकिन क्या करें, किस्मत अपनी अपनी। उसके शब्द तीर की तरह मेरे दिल में घुस गए। वो कितनी आसानी से मेरा मजाक उड़ा रही थी। वो ये भूल गई थी कि मैं भी कभी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और मेरी भी बहुत सारी उम्मीदें थीं जो मिट्टी में मिल चुकी थीं। अगले कुछ दिनों में बात पक्की हो गई। सास का व्यवहार बिल्कुल किसी शैतान के जैसा हो गया था। वो बात बात पर मुझे ये जताती थी कि उनकी बेटी लाखों में एक है और मैं 2 टके की हूँ। एक दिन सास ने मुझे बुलाया और हुक्म दिया, सुनो, लड़के वाले रस्म के लिए आ रहे हैं। पूरे घर की सफाई होनी चाहिए और खाने का इंतजाम भी घर पर ही होगा। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर मेरी नाक कटी तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। नंद का रिश्ता तो तय हो गया था, लेकिन उस रिश्ते की आड़ में मुझ पर जो जुल्म होने वाला था उसका मुझे एहसास भी नहीं था। ये लोग मुझे इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक मशीन समझ रहे थे और मैं बेबसी की तस्वीर बनकर अपने भगवान की तरफ देख रही थी कि शायद वो कोई चमत्कार कर दे। मगर मुझे पता नहीं था कि चमत्कार होने से पहले मुझे बेइज्जती की गहरी खाइयों से गुजरना पड़ेगा। उसी दिन जब पम्मी के रिश्ते की बात पक्की हो गई तो घर का माहौल एकदम बदल गया। अभी हम इस खबर को सुन ही रहे थे कि पम्मी यूनिवर्सिटी से भागती हुई आई और आते ही उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। मम्मी, कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी सास घबराकर कमरे से बाहर निकली। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? पम्मी का चेहरा चमक रहा था। वो अपनी माँ के गले लगकर बोली, मम्मी, आप भरोसा नहीं करोगी, विराज का मेरे पास फोन आया था। उनका प्रमोशन हो गया है और अब वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर बन गए हैं। उन्हें पूरे जिले का चार्ज मिल गया है। ये सुनते ही मेरी सास के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। मेरी बेटी तो अब राज करेगी, डिप्टी कमिश्नर की पत्नी बनेगी। मैं कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। पम्मी ने तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा और तंजिया अंदाज में बोली, मम्मी, अब तो ऐरे गैरों की औकात भी मेरे सामने 2 टके की है। लोग तरसते हैं ऐसी किस्मत के लिए। मेरा पति पूरे शहर का ऑफिसर होगा। सास ने गर्व से बेटी का माथा चूमा। हाँ मेरी बच्ची, अब तो लोग हमारे जूते के बराबर भी नहीं रहे। तुम देखना, तुम्हारी शादी कैसी धूमधाम से करूंगी, ये पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस खबर के बाद पम्मी के ससुराल वालों की तरफ से संदेश आया कि वे पूरी फैमिली के साथ खाने पर आ रहे हैं ताकि रिश्ते को बाकायदा एक शक्ल दी जा सके। सास चाहती थी कि उन्हें अपने घर पर ही दावत दी जाए ताकि उन्हें पता चल सके कि वे लोग कितने बड़े मेहमान नवाज हैं। लड़के वाले भी बहुत अमीर थे और मेरी सास अपनी नाक ऊंची रखना चाहती थी। रात को सास ने मुझे किचन में बुलाया। सुनो, परसों विराज और उसके घर वाले आ रहे हैं। कम से कम 10 तरह की डिशेज बनेंगी। कढ़ाई पनीर, छोले भटूरे, रुमाली रोटी, पुलाव, ड्राई फ्रूट्स वाली खीर, रसगुल्ला, हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं होगी।
अगर खाने में जरा से भी नमक मिर्च ऊपर नीचे हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने डरते डरते कहा, माँ जी, अकेले इतना सब कुछ मैं कैसे बनाऊंगी? क्या कोई मदद के लिए भी आएगा? सास ने आंखें निकाल कर कहा, क्यों? तेरे हाथ टूट गए हैं? सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, एक दिन काम करने में जान निकल रही है। कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा, तुम्हें अकेले ही बनाना है। मुझे बस तय समय पर सब चाहिए। मेरी किस्मत का जुल्म देखिए कि दावत वाले दिन ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। भयंकर ठंड की वजह से मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मेरा शरीर तप रहा था और सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं सुबह बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर कमजोरी की वजह से दोबारा गिर गई। अभी मैं लेटी ही थी कि सास कमरे में आंधी तूफान की तरह दाखिल हुई। अरे ओ महारानी, अभी तक सो रही हो? दोपहर होने को है और किचन सुनसान पड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कमजोरी से टूटती आवाज में कहा। माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है। आज मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं कल सारा काम कर लूंगी। सास ने मेरी बात सुने बिना ही एक जोरदार झटके से मेरा बाजू पकड़कर मुझे बिस्तर से नीचे उतार लिया। बहाने मत बना, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। मेरा बेटा खा गई और अब मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगाना चाहती है। उठो और जाकर काम संभालो, वरना ऐसा हाल करूंगी कि कयामत तक याद रखोगी। उनका व्यवहार इतना जालिम था कि मैं दंग रह गई। तेज बुखार में मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उनकी आंखों में जरा सी भी दया नहीं थी। वो मुझे धकेलती हुई किचन की तरफ ले गईं। खबरदार, जो किचन से बाहर कदम निकाला, जब तक सारा खाना तैयार नहीं हो जाता तुम्हें पानी पीने की भी इजाजत नहीं है। मैं लड़खड़ाते कदमों से किचन में पहुंची। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, मगर मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। ठंडे पानी ने मेरे बुखार को और तेज कर दिया। बर्तन धोते हुए मुझे बार बार विवेक याद आ रहे थे। वो होते तो शायद मुझे एक गिलास पानी भी नहीं उठाने देते। और आज मैं जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। मैं रोटियां बना रही थी और मसाले भून रही थी, लेकिन दिल कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, माँ बाप के घर चली जाऊं। लेकिन फिर छोटी बहनों के मासूम चेहरे आंखों के सामने आ गए तो मैंने खुद को रोक लिया। अगर मैं घर गई तो मेरे विधवा होने का ठप्पा उनकी जिंदगियों को भी बर्बाद कर देगा। शाम हो चुकी थी, मेहमानों के आने का वक्त पास आ गया था। किचन में खाने की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन मेरे लिए ये खुशबू भी बहुत मुश्किल बन गई थी। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। अभी मैं आखिरी डिश तैयार कर ही रही थी कि सास दोबारा किचन में आई। उन्होंने बर्तनों के ढक्कन उठाकर देखा। खाना तो ठीक लग रहा है, लेकिन याद रखना, मेहमानों के सामने अपनी ये मनुष्य शक्ल मत दिखाना। बस खाना लगाकर गायब हो जाना। अगर किसी भी चीज की कमी हुई तो आज की सारी रात तुम बाहर आंगन में ठंडे फर्श पर ही गुजारोगी। तुम्हें कमरे में दाखिल नहीं होने दूंगी। मैं डर के मारे जल्दी से सिर हिला दिया। किसी चीज की कमी नहीं होगी माँ जी। बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। मेहमान आ चुके थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब मुझे वो सारी डिशेज उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले जानी थी। बुखार से मेरा शरीर टूट रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और पहली डिश उठाई। मुझे नहीं पता था कि अगला 1 घंटा मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। मैंने एक आखिरी नजर टेबल पर डाली ताकि तसल्ली कर सकूं कि कोई कमी तो नहीं रह गई। मेरी टांगें बुखार की शिद्दत से कांप रही थी, लेकिन दिल में सास की धमकी गूंज रही थी कि अगर कोई गलती हुई तो सारी रात ठंडे आंगन में गुजारनी पड़ेगी। ड्राइंग रूम से मेहमानों की हंसी मजाक की आवाज आ रही थी। सास और पम्मी की हंसी सबसे बुलंद थी, जो अपनी खुशकिस्मती और भलाई का राग अलाप रही थी। मैंने हिम्मत करके खाने के बर्तन उठाए और डाइनिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाया। मेहमानों में पम्मी के होने वाले ससुराल वाले, उनकी बेटी और वो लड़का विराज मौजूद था, जो अभी डिप्टी कमिश्नर बन चुका था। सभी लोग कुर्सियों पर बैठे थे। मुझे देखते ही कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। मैं नजरें झुकाए कांपते हाथों से पुलाव की डिश मेज पर रख रही थी। विराज की माँ ने मुझे ध्यान से देखा, फिर मेरी सास से बोली, बहन जी, ये लड़की कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। क्या कोई नई नौकरानी रख ली है आपने? ये सवाल सुनकर मेरे दिल पर खंजर चल गया। मैं इस घर की बहू थी, इसी खानदान की इज्जत थी, लेकिन आज मेरी पहचान मिटाई जा रही थी। मेरी सास ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, अरे नहीं बहन,
यह हमारी दूर की गरीब रिश्तेदार है। इसका पति मर गया था और पीछे कोई सहारा नहीं था, तो हमने तरस खाकर इसे इस घर में ही रख लिया है। बस घर के छोटे मोटे काम कर लेती है और रोटी का निवाला खा लेती है। हम तो भलाई समझकर रख रहे हैं। मैं हैरान रह गई कि वो कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी और मुझे घर की नौकरानी बनाकर पेश कर रही थी। मैंने खून का घूंट पिया और खामोशी से किचन की तरफ पलट गई ताकि सब्जी का बर्तन भी ला सकूं। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर मैं उन्हें बहने नहीं दे सकती थी। मैं किचन से पनीर का भारी बर्तन उठाकर वापस आई। बुखार अब मेरे दिमाग पर चढ़ चुका था। जैसे ही मैं टेबल के पास पहुंची, अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चक्कर इतना भयंकर था कि मेरे कदम लड़खड़ा गए और मेरे हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। छन्न की एक जोरदार आवाज के साथ पनीर का गरम बर्तन मेरे हाथ से फिसलकर सीधा कालीन पर जा गिरा। गरम सब्जी चारों तरफ फैल गई और कांच के टुकड़े बिखर गए। मेहमान घबराकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये नजारा देखते ही मेरी सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से उठी और बिजली की तेजी से मेरे पास पहुंची। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती या माफी मांगती, उन्होंने सबके सामने पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। अंधी हो गई है क्या? सास की आवाज पूरे घर में गूंज गई। देखा आपने बहन जी, इसीलिए मैं इसे मेहमानों के सामने नहीं लाती। इसने अपनी मनुसियत यहाँ भी फैला दी। इतना महंगा कालीन और सारा खाना बर्बाद कर दिया। मेहमान हैरानी से कभी मुझे और कभी मेरी सास को देख रहे थे। मेरे गाल पर सास की 5 उंगलियों के निशान उभर आए थे और आंसू अब छलक पड़े थे। सास का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने मेरा बाजू दबोच लिया और झंझोड़ते हुए बोली, पहले मेरे जवान बेटे को खा गई और अब मेरी बेटी की खुशियों को आग लगाने चली है। तुझे घर में रखना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा था ना कि आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन तू बाज नहीं आई। विराज जो खामोशी से सब देख रहा था, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, लेकिन मेरी सास अपनी ही रो में बहती जा रही थी। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, और याद रखना, आज की रात तुम्हें घर के अंदर पनाह नहीं मिलेगी। दफा हो जाओ। मैं रोते हुए वहीं जमीन पर बैठकर कांच के टुकड़े बीनने लगी। मेरी हथेलियों में कांच चुभ रहा था, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। सब मेहमान मुझे बड़ी गिरी नजरों से देख रहे थे, सिवाय उस एक शख्स के जिनकी नजरों में उस वक्त अजीब सी उलझन थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये गिरा हुआ आंसू और जमीन पर बिखरी हुई सब्जी मेरी किस्मत का फैसला करने वाली है। सास अभी और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने सबको पत्थर कर दिया। सास का हाथ दोबारा हवा में बुलंद हुआ ही था कि मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं अगले थप्पड़ का इंतजार कर रही थी, जो मेरी आत्मा को और ज्यादा घायल करने वाला था, मगर वो थप्पड़ मेरे गाल तक नहीं पहुंचा। हॉल में एक गरजदार और रौबदार आवाज गूंजी, जिसने वहां मौजूद लोगों को हिला दिया। बस करिए, बहुत हो गया। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर विराज की थी। मैंने घबराकर आंखें खोली तो देखा विराज अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी माँ और बहन भी हैरानी से उसे देख रही थी। मेरी सास का हाथ हवा में ही रह गया और उन्होंने बौखलाकर विराज की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो? ये तो घर के मामूली मामले हैं। इन नौकरानियों को सीधा करने के लिए कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है। तुम बैठो, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। सास ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। नौकरानी? विराज ने सवालिया अंदाज में सास को देखा और फिर कदम बढ़ाकर मेरे पास आए। मैं जमीन पर बैठी कांच के टुकड़े मुट्ठी में दबाए कांप रही थी। विराज ने सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये आपकी दूर की रिश्तेदार है। क्या आप अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं? और अगर ये नौकरानी भी है तो क्या नौकर इंसान नहीं होते? पम्मी तुरंत अपनी माँ की तरफदारी में बोल पड़ी, विराज, आप इस 2 टके की औरत की वजह से हमसे नाराज हो रहे हैं। आपको नहीं पता ये कितनी बदतमीज है। इसने जानबूझकर सब्जी गिराई है ताकि हमारा मजा किरकिरा कर सके। विराज ने तीखी नजरों से पम्मी को देखा। जानबूझकर? क्या तुम अंधी हो? पिछले आधे घंटे से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ। ये लड़की बुखार में तप रही है। इसके हाथ कांप रहे हैं। इसका चेहरा सफेद है। इसे आराम की जरूरत है और तुम लोगों ने इसे
बिना बात अपना कैदी बनाकर रखा है। विराज की बात सुनकर सास के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सफाई पेश करने लगी। अरे बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो इसे बहुत प्यार से रखते हैं। आज बस काम ज्यादा था, इसीलिए। अच्छा, प्यार से रखती हैं? विराज ने सास की बात काट दी। सबके सामने इसे थप्पड़ मारना और बेइज्जत करना, ये प्यार है? इसे मनहूस कहना, ये प्यार है? मैं यहाँ रिश्ते के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कसाईयों के घर आ रहा हूँ। ये जुमला सुनते ही पम्मी के हाथों से प्लेट गिर गई। विराज जी, आप क्या कह रहे हैं? विराज ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जो लोग अपने घर की इज्जत और कमजोरों का ख्याल नहीं कर सकते, वो किसी और को क्या इज्जत देंगे? मुझे अफसोस है, लेकिन मैं ऐसे जालिम घराने में रिश्ता नहीं कर सकता। सास रोते हुए विराज के सामने हाथ जोड़ने लगी। बेटा, ऐसा मत करो, हमारी इज्जत की अर्थी मत निकालो। लोग क्या कहेंगे कि मंगनी वाले दिन ही रिश्ता टूट गया? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी तो आप इस लड़की की बर्बाद कर रही हैं। विराज ने मेरी तरफ इशारा किया। वैसे एक बात बताइए, ये सच में आपकी रिश्तेदार है या फिर मामला कुछ और ही है? क्योंकि जिस नफरत से आपने इसके बारे में कहा, उससे तो लगता है कि इसका इस घर से कोई गहरा रिश्ता है। अचानक इस बात पर खामोशी छा गई। उनकी जुबान गूंगी हो गई। वो सच बताने से डर रही थी, लेकिन विराज की शख्सियत का रौब इतना था कि वो झूठ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी मैंने हिम्मत की और धीमी आवाज में कहा, मैं उनकी बहू हूँ, उनके स्वर्गीय बेटे विवेक की विधवा। मेरे इन शब्दों ने जैसे बम फोड़ दिया हो। विराज ने चौंक कर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरत और दुख का समंदर उमड़ आया। विधवा? विराज ने धीरे से दोहराया। तो ये बात है। उसने गहरी सांस ली और अपनी माँ से कहा, मम्मी चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। पम्मी और सास के रोने धोने के बावजूद विराज अपने घरवालों को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही घर में मौत का सन्नाटा पसर गया, जो किसी बड़े तूफान का संकेत था। मुझे अंदाजा नहीं था कि विराज का इस तरह से जाना मेरे लिए तो नरक बनेगा ही, लेकिन कुदरत ने मेरे लिए कुछ और ही फैसला कर रखा है, जो सबकी सोच से ऊपर है। विराज और उनके घरवालों के जाते ही जैसे घर पर कयामत टूट पड़ी। गाड़ी की आवाज दूर होते ही मेरी सास किसी जख्मी शेरनी की तरह मेरी तरफ पलटी। उनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटा और चिल्लाई, अब तू खुश हो जा, कलेजा ठंडा हो गया तेरा। मेरी बेटी का घर उजाड़ कर अब सुकून मिल गया तुझे। मैंने कहा था कि मनहूस चेहरा मत दिखाना, लेकिन तूने जानबूझकर ये ड्रामा रचाया। मैं दर्द से तड़प रही थी और बुखार की शिद्दत से मेरा शरीर आग की तरह तप रहा था। माँ जी, भगवान की कसम है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे चक्कर आ गया था, मेरा यकीन करिए। पम्मी भी रोते हुए अपने कमरे से निकली और मुझ पर टूट पड़ी। मम्मी, ये डायन है, डायन। इसने जलन में आकर मेरा रिश्ता तुड़वाया है। इसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मैं अफसर की पत्नी बन रही हूँ। निकालो इसे अभी इसी वक्त घर से। सास ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए आंगन की तरफ धकेल दिया। बाहर भयंकर सर्दी थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। उन्होंने मुझे आंगन के बीचों बीच धक्का देकर गिरा दिया। तुम्हारी सजा ये है कि आज की पूरी रात तुम इसी ठंडे फर्श पर गुजारोगी। अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। सड़ो यहाँ और मरो। अगर सुबह तक जिंदा बच गई तो तब की तब देखी जाएगी। ये कहकर उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मैं बंद दरवाजे की तरफ देखती रह गई। आंसुओं ने मेरी नज़र धुंधली कर दी थी। मैंने खुद को घुटनों में समेट लिया और सर्दी से सिकुड़ती चली गई। बुखार मेरे दिमाग को चढ़ा हुआ था और दांत किटकिटा रहे थे। विवेक बहुत याद आ रहे थे। वो होते तो कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता था। रात जैसे तैसे नरक बनाकर गुजरी। कभी होश आता तो कभी गहरी नींद में चली जाती। सुबह चिड़ियों की आवाज के साथ दरवाजा खुला। सास बाहर निकली। उनके हाथ में मेरा छोटा सा बैग था, जिसमें मेरे कुछ कपड़े थे। उन्होंने बैग उठाकर मेरे मुंह पर मारा। उठो, बहुत हो गया तमाशा। अब एक पल भी मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी इसी वक्त निकल जाओ। जाओ, जाकर सड़कों पर भीख मांगो या अपने गरीब बाप के सिर पर जाकर मरो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने कांपते हाथों से बैग उठाया। टांगों में खड़े होने की ताकत ही नहीं थी, लेकिन इज्जत बचाने के लिए वहां से निकलना ही बेहतर था। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया।
अभी मैं गेट की तरफ पहला कदम बढ़ाने ही लगी थी कि अचानक गेट पर दस्तक हुई। सास और पम्मी चौंक गईं। इतनी सुबह कौन हो सकता है? सास ने पम्मी को इशारा किया कि मुझे साइड में छुपा दे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। झटके से दरवाजा खुल गया। सामने विराज खड़ा था, वही विराज जो कल रिश्ता तोड़कर रात को गया हुआ था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। सास उसे देखकर हकलाने लगी। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल तो तुम सब खत्म करके गए थे ना? विराज ने एक नज़र मुझ पर डाली, जो सर्दी से ठिठुर रही थी और बुखार से कांप रही थी। उसने मेरी हालत देखकर मुट्ठियां भींच लीं। मैं सब खत्म करके गया था आंटी, लेकिन एक चीज अधूरी रह गई थी, विराज ने मजबूत लहजे में कहा। मैं पूरी रात सो नहीं सका। एक बोझ था मेरे दिल पर, उसे ही उतारने आया हूँ। पम्मी की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। क्या आप माफी मांगने आए हैं विराज? क्या आपने अपना फैसला बदल लिया है? मैं जानती थी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। विराज ने पम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा चलता हुआ मेरे पास आ गया। सास चिल्लाई, खबरदार, उस मनहूस के पास मत जाना, हम इसे घर से निकाल रहे हैं, ये इसी काबिल है। विराज ने मुड़कर सास को देखा और एक ऐसी बात कही जिसने जमीन आसमान हिला दिया। जिसे आप घर से निकाल रही हैं, मैं उसी को लेने आया हूँ। सास और पम्मी पत्थर की हो गईं। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं खुद हैरत के समंदर में डूबी थी कि अजनबी शख्स जो कल तक मुझे जानता भी नहीं था, मेरे लिए वापस क्यों आया है? क्या वो मुझ पर तरस खा रहा है या मामला कुछ और ही है? मुझे क्या पता था कि विराज की वापसी सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो सदियों से लिखा जा चुका था। विराज के मुंह से ये बात सुनकर कि वो मुझे लेने आया है, मेरी सास और पम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। सास ने एक जोरदार ठहाका लगाया, जिससे विराज की दिमागी हालत पर शक हो गया। तुम होश में तो हो ना बेटा? लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी है। ये मेरे बेटे की विधवा है। इसने मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया है। तुम इसे ले जाकर क्या करोगे? अपने घर में नौकरानी बनाकर रखोगे? सास ने जहर भरे अंदाज में कहा। विराज ने गंभीरता से सास की तरफ देखा और बड़े ठहराव के साथ बोला, नहीं आंटी, मैं इसे नौकरानी बनाकर नहीं ले जा रहा। मैं इसे इज्जत देने आया हूँ। मैं मानसी से शादी करूंगा। ये शब्द किसी धमाके से कम नहीं थे। पम्मी के मुंह से अचानक चीख निकल गई। शादी? आप पागल हो गए हो? आप मुझ जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की को छोड़कर इस जाहिल, गंवार और विधवा औरत से शादी करोगे? ये तो हमारे घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं है। विराज ने गुस्से से पम्मी को चुप रहने का इशारा किया। बस एक शब्द और नहीं। खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान के चरित्र और उसकी मासूमियत में होती है, जो तुम लोगों में मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मेरी सास गुस्से से कांपने लगी। वो मेरे पास आई और चिल्लाकर बोली, ये मेरे बेटे की विधवा है, समझे तुम? ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? डिप्टी कमिश्नर एक विधवा से शादी कर रहा है, जिसका पति अभी कुछ महीने पहले मर गया। क्या तुम्हें दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली? विराज ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरी मजबूती से कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। आपके बेटे की विधवा है तो क्या हुआ? क्या विधवा को जीने का या दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं होता? हमारा धर्म और हमारा कानून इसे अधिकार देता है। ये मैं इससे शादी करूंगा, क्योंकि कल रात इसकी आंखों में जो दुख मैंने देखा, उसने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया। मैं दीवार से टेक लगाए ये सब सुन रही थी और मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब सच्चाई है। बुखार की वजह से मेरा सिर चकरा रहा था, लेकिन विराज की बातें मेरे दिल को अजीब सा सुकून दे रही थीं। पम्मी ने रोते हुए कहा, मैं बर्बाद हो गई। इस मानसी ने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। ये औरत बहुत चालाक है। इसने बेचारी बनकर आपको फंसाया है। चुप हो जाओ पम्मी। विराज की आवाज में ऐसी गरज थी कि वो सहम गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लोग इसके साथ क्या बर्ताव करते हो। जो लोग अपनी ही भाभी को जानवरों की तरह आंगन में फेंक सकते हैं, उनसे मुझे वफादारी की क्या उम्मीद होगी? फिर विराज मेरी तरफ मुड़ा। उसने बड़े ही नरम लहजे में मुझसे कहा, मानसी, तुम्हें इन जालिम लोगों के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा और फिर तुम्हारे माँ बाप के घर जाकर बाकायदा तुम्हारा हाथ भी मांगूंगा। तुम अब अकेली नहीं हो। सास ने रास्ता रोकने की कोशिश की। मैं इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी।
ये मेरे घर की इज्जत है। विराज ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा। इज्जत? इज्जत तो आपने रात ही आंगन में फेंक दी थी। अब यह आपके घर की इज्जत नहीं, बल्कि मेरी होने वाली जिम्मेदारी है। हटिए रास्ते से। विराज ने आगे बढ़कर मेरा बैग उठा लिया। मैंने लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश की तो मुझे चक्कर आ गया। मैं गिरने ही वाली थी कि विराज ने मुझे सहारा दे दिया। उस वक्त सास और पम्मी की आंखों में जो हार और गुस्सा था वो देखने लायक था। वे अपनी ही बिछाई हुई साजिशों के जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थीं। विराज मुझे गाड़ी में बिठाकर ले गया। पीछे मुड़कर मैंने उस घर को देखा जहां मैं बेइज्जती के अनगिनत लम्हे गुजार चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि विराज मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे सिर से काली रात का साया हट रहा है और एक नई सुबह का सूरज उगने वाला है। मगर ये सुबह अपने दामन में एक ऐसा राज छुपाए हुए थी जो मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। गाड़ी मेरे मायके की गली में रुकी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विराज ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे सहारा देकर बाहर निकाला। दरवाजे पर दस्तक हुई तो पापा बाहर निकले। मुझे इस खस्ता हालत में देखकर उनके हाथ कांप गए। मानसी बेटी, ये क्या हालत बना रखी है? पापा की कांपती आवाज निकली। माँ भी दौड़ती हुई बाहर आई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। मेरी बच्ची, उन्होंने तुम्हें मारा है? बताओ क्या हुआ है? विराज खामोशी से एक तरफ खड़ा था। पापा की नजर जब उस अजनबी शख्स पर पड़ी तो वह हैरान हो गए। बेटा, आप कौन हैं और मेरी बेटी को इस हालत में लेकर आए हैं? विराज ने बड़े ही कायदे से उन्हें नमस्ते की और आगे बढ़कर पापा के पैर छुए। अंकल जी, मैं विराज हूँ। मैं मानसी को उस नरक से निकाल कर लाया हूँ जहाँ उसकी कदर नहीं की जा रही थी। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। पापा ने हमें अंदर बैठने को कहा। कमरे में बैठकर विराज ने वो सब कुछ बता दिया जो पिछली रात और आज सुबह हुआ था। पापा और माँ ये सुनकर घबरा गए कि उनकी बेटी किन हालातों से गुजर रही थी। फिर विराज ने एक लम्हे रुककर गंभीरता से कहा, अंकल जी, मैं जानता हूँ कि ये वक्त ठीक नहीं है, लेकिन मैं मानसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ इसे सारी खुशियाँ दूंगा जिनकी ये हकदार है। पापा और माँ एकदम सदमे में आ गए। पापा ने नम आंखों से विराज को देखा। बेटा, तुम एक डिप्टी कमिश्नर हो और हम गरीब लोग। मानसी एक विधवा है। दुनिया क्या कहेगी? क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? विराज ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया का काम है बातें करना। मैं अपने फैसले का खुद जिम्मेदार हूँ। मेरे लिए मानसी का विधवा होना कोई बुराई नहीं है। मुझे बस आपकी इजाजत चाहिए। पापा ने मेरी तरफ देखा। मैंने नजर झुका ली। मेरे दिल में विवेक की याद थी, लेकिन विराज का एहसान और उसका अपनापन देखकर मैं इनकार नहीं कर पाई। मैंने खामोशी से सिर हिला दिया। पापा ने विराज के सिर पर हाथ रखकर कहा, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। तुमने मेरी डूबती हुई नाव को किनारा दे दिया। उसी शाम सादगी से शादी की रस्में की गईं। जब सारी रस्में पूरी हुईं तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का एक कठिन दौर खत्म हो गया। विराज ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स जो आज मेरा पति बना है, इसका मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता है जिससे मैं और मेरे घर वाले बरसों से अनजान थे। शादी के बाद विराज मेरे पास आए और बोले, मानसी, चलो अपने घर चलते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, कौन से घर? आपके घर वाले तो मुझे अपनाएंगे नहीं। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, उस घर में जहाँ तुम्हारा असली हक है, वो घर जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रास्ते में तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। गाड़ी एक काले शानदार बंगले के पोर्च में रुकी। ये विराज का सरकारी घर था। मैं अभी तक सदमे में ही थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में मेरी जिंदगी का रुख इस तरह बदल गया है। विराज ने दरवाजा खोला और मुझे इज्जत के साथ अंदर ले गए। ड्राइंग रूम में बैठते ही मैंने हिम्मत जुटाई और वो सवाल पूछा जो मेरे दिल में खटक रहा था। मैंने हाथ बांधकर विराज के सामने कांपती आवाज में पूछा, विराज, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं एक विधवा हूँ, एक ठुकराई हुई औरत हूँ। आप तो मुझे जानते भी नहीं थे, फिर इतना बड़ा फैसला एकदम से क्यों किया? विराज ने मेरे बंधे हुए हाथों को देखा और नरमी से बोले, मानसी, हाथ बांधने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे सामने कोई मुजरिम नहीं हो, मेरी अर्धांगिनी हो। और रही बात जानने की, तो तुम गलतफहमी का शिकार हो। मैं तुम्हें आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से जानता हूँ। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। क्या मतलब? मैं तो आपसे कभी नहीं मिली। विराज मुस्कुराए और अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालकर
मेरे सामने रख दी। ये मेरे बचपन की तस्वीर थी जो पापा ने बहुत शौक से खिंचवाई थी। ये तस्वीर याद है? विराज ने पूछा। ये तस्वीर मेरे पास तब से है जब मैं अमेरिका पढ़ने गया था। मेरे चेहरे पर सवालों के निशान देखकर उन्होंने राज से पर्दा उठाया। मानसी, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पापा के दोस्त का वही बेटा हूँ जिसका जिक्र शायद तुम्हारे पापा ने कभी किया होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे याद आया कि हाँ, एक बार पापा ऐसा कुछ कह रहे थे। लेकिन वो तुम? हाँ, वो मैं ही हूँ। विराज ने बात पूरी की। मेरे माँ बाप पहले यहीं रहा करते थे, लेकिन फिर मेरे पिता की तरक्की हुई और तरक्की का सुरूर उनके सिर पर चढ़ गया। वे मुझे लेकर अमेरिका चले गए। मैं वहीं पर पला बड़ा और फिर मैं तुमसे बहुत लंबे समय तक मिल ही नहीं पाया। बस बचपन की ये तस्वीर ही मेरे पास तुम्हारी याद बनकर रह गई। मैं हमेशा तुम्हारी तस्वीर में तुम्हारी सादगी और मासूमियत देखता था और कब दिल हार बैठा पता ही नहीं चला। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वही बिछड़ा हुआ रिश्ता था जिसके लिए पापा उदास रहते थे। विराज ने जज्बाती अंदाज में बात जारी रखी। मैंने वापस आकर सबसे पहले अपने माँ बाप को बताया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मानसी से। लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं अंदर से टूट गया और अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया। फिर अचानक मुझे खबर मिली कि तुम विधवा हो गई हो, और जब इत्तेफाक से मैं तुम्हारी ननद के रिश्ते के लिए वहां पहुंचा और तुम्हें उस हालत में देखा तो मेरा खून खौल उठा। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं तुम्हें और ये सब झेलने नहीं दूंगा। तुम मेरा बरसों पुराना प्यार हो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिसे मैं अजनबी समझ रही थी वो तो मेरा अपना पुराना दोस्त निकला। मुझे पापा की बात याद आ गई कि भगवान रास्ते खुद बनाते हैं। मेरा नसीब जो कल तक अंधेरे में डूबा था आज विराज की शक्ल में चमक उठा था। दूसरी तरफ मेरी सास और पम्मी को जब ये सच्चाई पता चली कि विराज कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा के पुराने दोस्त का बेटा है और अब मैं डिप्टी कमिश्नर की पत्नी बनकर राज कर रही हूँ, तो वे जलन की आग में जलने लगीं। पम्मी का रिश्ता टूट चुका था और मेरी सास को अपनी बेटी के लिए अब कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। वे लोग हाथ मलते रह गए और अपनी करनी पर पछताने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था। मैंने भगवान का बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरे सब्र का फल दिया। विराज की करनी और सास के जुल्मों के बाद भगवान ने मुझे इज्जत और मोहब्बत का ऐसा मुकाम दे दिया जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बेशक इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन फैसले भगवान के ही होते हैं। जो लोग सब्र का दामन थामे रखते हैं और दूसरों का हक नहीं मारते, भगवान उन्हें वो देता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। और जो लोग घमंड करते हैं और जुल्म करते हैं, उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है। इज्जत और बेइज्जती सिर्फ भगवान के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे मुश्किलों में डाल दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।